हेलो स्टूडेंट, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज पे इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कक्षा 12 के बायोलॉजी विषय में चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 है, इसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हिंदी में कहते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इंग्लिश हमने लिख दिया है, हिंदी भी हम बताते जाएंगे। जिनको इन शब्दों में प्रॉब्लम होगी, कोई समस्या हो रही है, वे लोग हमारे मतलब जो हम बोल रहे हैं हमारे शब्दों से उनका हिंदी लिख सकते हैं उनके सामने। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर के अंतर्गत शुरू में हम लोगों ने पहले ही वीडियो में पढ़ा था एक पुष्प के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने पुष्प के भागों के बारे में पढ़ा। फिर पुष्प के भागों में हम मेल रिप्रोडक्टिव स्टैमेन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि कार्पेल या पिस्टिल के विषय में पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फिर मेगा स्पोरोजेनेसिस को पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पॉलिनेशन पढ़ा था। पॉलिनेशन यानी कि परागण। तो परागण में हमने उसके दो प्रकार बताए थे, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन यानी स्वपरागण और परपरागण, दो प्रकार बताए थे। तो आपको ये चीज पता होगा कि जो स्वपरागण क्या है और परपरागण क्या है। अब परागण की स्थितियां बताए थे, एडाप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण के लिए और कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में उन पुष्पों में स्वपरागण ही होता है। फिर परपरागण, तो भाई स्वपरागण हो रहा है तो परपरागण की स्थिति कहाँ से उत्पन्न हो गई, आखिर क्यों परपरागण करना पड़ रहा है। तो उसके लिए आवश्यक परिस्थितियां, इसके लिए एडाप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, ये भी आपको बताया गया था कि कौन कौन से ऐसे परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं उन पादपों में, उन पादप के पुष्पों में कि जिसके कारण कि क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, परपरागण हो रहा है। अब परपरागण अगर हो रहा है तो जाहिर सी बात है परपरागण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, किसी न किसी एजेंट की आवश्यकता होगी या किसी न किसी एजेंसी की आवश्यकता होगी। चूंकि अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो सेल्फ में हम यह देखते हैं, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वही प्लांट है, उसी प्लांट में पुष्प है, तो वहां से उसके स्टैमेन से जो पॉलन ग्रेन है निकल करके स्टिग्मा पर गिर जाएगा। संभावना है कि वह गिर सकता है, पकेगा, पकने के बाद जब फूटेगा तो फूटने पर वह पॉलन ग्रेन कहाँ गिर जाएगा, उसके स्टिग्मा पर आ जाए, ऐसा संभावना है। लेकिन अगर उस पे नहीं आ पाता है तो उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, किसी एजेंट की आवश्यकता होगी कि जिसके कारण वह परागकण उसके स्टिग्मा पर, पुष्प के स्टिग्मा पर आए। दूसरी स्थिति, अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है तो दो पुष्प हैं, तो दो पौधे हैं, दो पौधों में दो पुष्प है, तो एक पौधे से परागकण निकल करके दूसरे पुष्प के स्टिग्मा के पास जाना है उसको, तो कैसे जाएगा, पौधा तो चल के जाएगा नहीं। तो जाहिर सी बात है इसके लिए किसी ना किसी एजेंट की आवश्यकता होगी, किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, किसी ना किसी एजेंसी की आवश्यकता होगी कि जो एजेंसी उसको वहां से लेकर के, यहाँ से लेकर के वहां तक लेकर के जाए, तो जिससे कि परागकण वो एक पुष्प से निकल करके दूसरे पुष्प के पास तक पहुंच पाए, क्रॉस पॉलिनेशन कर पाए। तो इसी को कहते हैं परपरागण कहते हैं, आपको बताए थे डिटेल में। तो वही चीज हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है कि एजेंट एंड एजेंसी ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट एंड एजेंसी ऑफ पॉलिनेशन। तो एजेंट एंड एजेंसी ऑफ पॉलिनेशन कहने का तात्पर्य हमारा हिंदी में यह है कि परागण के लिए माध्यम, परागण के लिए माध्यम, हिंदी में लिख कह सकते हैं इसको, परागण के लिए माध्यम। आखिर परागण के लिए जो माध्यम लगे हैं वो कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं जिनके द्वारा परागकण एक पुष्प के स्टैमेन से निकल करके दूसरे पुष्प के स्टिग्मा के पास पहुंच रहा है, या फिर उसी पुष्प के स्टैमेन से निकल करके उसी पुष्प के स्टिग्मा के पास पहुंच रहा है। वो कौन कौन से एजेंसी हैं, वो कौन कौन से एजेंट हैं, हमको इसी के बारे में पढ़ना है। तो हिंदी में लिख सकते हैं इसको कि परागण के लिए माध्यम,
की आवश्यक, परागण के लिए माध्यम, ठीक है। तो परागण के लिए अगर माध्यम देखा जाए तो परागण के लिए माध्यम मुख्य रूप से दो माध्यम है, पहला माध्यम है आपका एबायोटिक माध्यम, पहला माध्यम है एबायोटिक माध्यम और दूसरा माध्यम है बायोटिक माध्यम, यानी कि एबायोटिक एजेंसी या एबायोटिक एजेंट, बायोटिक एजेंसी या बायोटिक एजेंट। एबायोटिक कहने का मतलब अजैविक होता है, क्या होता है, अजैविक, और बायोटिक मतलब होता है जैविक। तो ये चीजें तो आप कक्षा 10 में ही बड़े अच्छे से पढ़े होंगे। कक्षा 10 में जब बायोलॉजी में आप लोगों ने पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पढ़ा होगा तो वहां आपको बताया गया होगा पारिस्थितिकी तंत्र में कि बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। हल्का सा आप समझ लीजिए कि ये बायोटिक और जैविक में वे सारी चीजें आती हैं जो नॉन लिविंग होती हैं, जो नॉन लिविंग होती हैं। ये बायोटिक और जैविक यानी कि जिनमें जीवन नहीं है वो सारी चीजें अजैविक, और मतलब नहीं जैविक, और जैविक है। तो कौन कौन सी चीजें हैं, जलवायु है, ठीक है, जलवायु हो गया, जल हो गया, पवन हो गया, यानी कि वायु है, पानी है, मौसम है, ये सब क्या है, ये बायोटिक कंपोनेंट हैं, ठीक। पॉलिनेशन के लिए तो इसमें लिखे हैं हम कि ये बायोटिक यानी अजैविक जिनमें जीवन नहीं है, तो कौन है, विंड है, यानी कि हवा। अगर हवा के द्वारा परागण हो रहा है तो हवा भी क्या है, ये बायोटिक कंपोनेंट है। और हवा के द्वारा हुए परागण की विधि को कहते हैं एनिमोफिली, क्या कहते हैं, विंड, तो इसको क्या कहते हैं, एनिमोफिली बोलते हैं हिंदी। ये इसका जो नाम है इंग्लिश में जैसे नाम है, आपको क्या है कि इसी वर्ड में, इसी रूप में ही याद करना पड़ेगा, एनिमोफिली। अब इसकी हिंदी ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि इसकी हिंदी नहीं है। इसकी हिंदी अगर लिखेंगे तो हम इसको हिंदी में लिखेंगे वायु के द्वारा परागण, क्या लिखेंगे, वायु के द्वारा परागण। तो विंड यानी कि विंड, हवा के द्वारा, जब परागण हवा के द्वारा होता है तो ऐसे परागण को हम लोग क्या कहते हैं कि वायु के द्वारा परागण या वायु परागण कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं एनिमोफिली कह सकते हैं। इसे हिंदी में लिखेंगे वायु परागण। वायु परागण को अगर अंग्रेजी में पूछा जाएगा कि वायु परागण को बायोलॉजिकल भाषा में अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो क्या है, एनिमोफिली। दूसरा आपका क्या है कि जल के द्वारा परागण, वाटर, ये भी ये बायोटिक है, अजैविक है। तो जल के द्वारा परागण को कहते हैं हाइड्रोफिली, ये भी इंग्लिश में है ऐसे ही। तो ये क्या है, हाइड्रोफिली। हिंदी में लिखना रहे तो आप लिख सकते हैं कि जल के द्वारा परागण, या फिर लिख सकते हैं कि जल परागण, जल परागण, इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या है आपका, इंग्लिश में हाइड्रोफिली, हिंदी में जल परागण लिख देंगे, वाटर के द्वारा। अब बायोटिक यानी कि जो जीवित जो जीव हैं, जीवों के द्वारा कैसे होता है, जो परागण होता है कैसे होता है। तो अगर जीवों में इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़े हैं, जो इंसेक्ट में कीड़े मकोड़े में कौन कौन से आते हैं कि जो मक्खी है, मधुमक्खी है, कुछ क्या है, बर्रे हैं, या फिर ये ग्रेसोपर हो गए आपके। तो ये सारी चीजें कौन कौन से हैं, इंसेक्ट के चीज में आते हैं। बेटल है, मॉथ है, ये सब चीजें के में है, इंसेक्ट के में आते हैं। तो अगर कीटों के द्वारा परागण होगा, किसी भी कीड़े के द्वारा, जनरली कीड़ा जान लीजिए जितना कीड़ा आप जानते हैं, ठीक। तो जितने एग्जाम्पल्स की जरूरत नहीं है, जितने कीड़ा जानते हैं आप, कोई भी कीड़ा जो फूल के ऊपर आप मड़ाते हुए देखते हैं, आप उसी कीड़े का नाम ले सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो इंसेक्ट के रूप में जो परागण होता है उसे कहते हैं एंटोमोफिली, एंटोमोफिली कहते हैं। हिंदी में इसका नाम होता है कीट परागण, हिंदी में कहते हैं कीट परागण कहते हैं। तो ये क्या है आपका एंटोमोफिली। फिर क्या है, अगर पक्षी के द्वारा परागण हो रहा है, ये बायोटिक है, पक्षी के द्वारा परागण हो रहा है तो क्या कहेंगे, आर्निथोफिली, पक्षी के द्वारा परागण, आर्निथोफिली।
फिर अगर चमगादड़ के द्वारा परागण हो रहा है, चमगादड़ वो भी क्या है कि आपका बायोटिक कंपोनेंट है, तो कहेंगे कि इसका इसका जो इंग्लिश नाम होता है काइरेप्टोफिली, काइरेप्टेरियोफिली। क्या है? काइरेप्टेरियोफिली। तो इंग्लिश इसका नाम होता है काइरेप्टेरियोफिली। एनिमल के द्वारा होता है। एनिमल का तात्पर्य जैसे कि ये भी तो मान लीजिए इंसेक्ट है, तो ये भी एनिमल में आ जाएंगे, तो ऐसे मत। कार्डेट कहने का मतलब हमारे है, एनिमल में कहने का तात्पर्य है कार्डेट, जो जैसे कि आपके जो चरने वाले जीव है, ग्रेजिंग एनिमल, चरने वाले में आपका बकरी है, गाय है, भैंस है, तो ये सब जो घास और चरने वाले हैं एनिमल्स, तो ये सारे लोग आ जाएंगे इसमें एनिमल जूफिली में। तो एनिमल के द्वारा अगर परागण होगा तो उस एनिमल के द्वारा, बंदर भी है, पेड़ों पे ही रहता है, तो एनिमल के द्वारा परागण होगा तो उस परागण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? जूफिली। जूफिली, प्राणी द्वारा परागण। एंट यानी कि चींटी, यानी कि चींटी के द्वारा अगर परागण होगा तो उसे बोलते हैं मिनमैकोफिली। क्या बोलते हैं? मिनमैकोफिली। तो नेम में आप लोग लिख लीजिएगा, वो जैसे बनाया है हमने चार्ट, ऐसे चार्ट बना लीजिएगा और चार्ट बना करके आप लोग नाम इसका इसके ठीक सामने लिख लीजिएगा, तो इससे आपको एक सुविधा होगी कि नाम इसके याद आ जाएंगे। कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस में आपको वो ऐसे नेम ही पूछ लिया जाता है कि इनका क्या नाम है। ठीक है, ये अगर ये डायरेक्ट नहीं देगा कि विंड पॉलिनेशन, ये विंड पॉलिनेशन नहीं देगा। अगर कोई एग्जाम्पल पूछा है तो विंड पॉलिनेशन न देकर के लिख देगा एनिमोफिली। कंफ्यूज हो जाएंगे कि एनिमोफिली का किस चिड़िया का नाम है, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए आप इसका नाम याद रखिएगा, नाम आपको रखना पड़ेगा, लिख लिख करके बार बार रख लीजिएगा। चलिए अब एक एक एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको अपने नोटबुक में। अब देखिए बायोटिक कंपोनेंट में क्या है? पहला है विंड, यानी कि एनिमोफिली, वायु परागण। तो पहला क्या है? एनिमोफिली। एनिमोफिली, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बाई विंड, वायु के द्वारा परागण। यानी कि इसमें परागण कैसा हो रहा है? एनिमोफिली किसे कहेंगे? परिभाषा अगर पूछेगा तो पॉलिनेशन बाय विंड, अगर वायु के द्वारा परागण हो रहा है तो परागण की उस प्रक्रिया को एनिमोफिली कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि एनिमोफिली यानी कि वायु के द्वारा परागण, तो जैसे हम लोगों ने वहां पढ़ा था ना कि एडाप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, एडाप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं उत्पन्न हो रही हैं कि जिनके वो विवश कर रही हैं कि क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन ही हो। कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर रही हैं कि जिनके द्वारा सिर्फ क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। तो ऐसी जो चीजें हैं, तो वहां पर जो हम लोग देखा था, तो भाई ये भी तो कैरेक्टरिस्टिक है कि एजेंट के माध्यम से हो रहा है, तो किसी भी एजेंट के माध्यम से हो जाना चाहिए ना। तो ऐसा क्यों है कि क्यों ये विंड के द्वारा ही पॉलिनेशन हो रहा है, यानी हवा के द्वारा ही पॉलिनेशन हो रहा है, एनिमोफिली प्रक्रिया हो रही है। क्यों हो रही है एनिमोफिली प्रक्रिया? जाहिर सी बात है, कुछ न कुछ उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा, कुछ न कुछ उसकी विशेषता होगी, उस पुष्प की, उस पौधे की कुछ विशेषता होगी जिसके कारण ये वायु के द्वारा परागण हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर एनिमोफिली लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर एनिमोफिली, यानी कि वायु परागण के लिए, वायु परागण होने के लिए
आवश्यक परिस्थितियां, वायु परागण होने के लिए आवश्यक परिस्थितियां या वे विशेषताएं पुष्प में उत्पन्न वे विशेषताएं जो वायु परागण के लिए उस पुष्प को प्रेरित करती है। कौन कौन सी स्थितियां हैं देख लीजिए। पहली जो स्थिति है, पहली स्थिति इसमें है कि पॉलन ग्रेन यानी परागकण। तो पहली जो स्थिति है, हिंदी में लिख दे रहे हैं इसको, पुष्प में परागकण का बहुत अधिक मात्रा में पाया जाना। यानी कि पहली जो स्थिति है इस पे देखिए, पुष्प में परागकण का बहुत अधिक मात्रा में पाया जाना। पुष्प है कोई ऐसा फ्लावर है कि जिसके स्टामेन में बहुत सारे परागकण भरे हुए हैं, छोटे छोटे हल्के हल्के बहुत सारे परागकण भरे हुए हैं। तो भाई जब क्या बहुत सारे परागकण, जैसे कि आप लोग देखिए गेंदा वोदा का फूल है ना, गेंदा का फूल देख लीजिए, तो गेंदा के फूल में क्या है कि जब फोड़ेंगे तो सर छर से गिर जाता है। ये क्या होता है जो आपके यहाँ रामदाना जो बोया जाता है उसमें देख लीजिए, आप जैसे तोड़ेंगे तो पूरा ऐसे छर से पूरा गिर जाता है, इतना बहुत सारा बीज गिर जाता है ना। तो ऐसे झाड़ेंगे, जो झाड़ते ही गिरने लगता है बीज, तो परागकण होते हैं, परागकण बहुत सारे परागकण है। स्टामेन पका हुआ है, जब स्टामेन पकता है, पकने पर गेहूं इसको झाड़ेंगे या फिर क्या करेंगे हम उसको मैश करेंगे तो क्या बहुत सारे बीज हमको हल्के हल्के छोटे छोटे बहुत सारे बीज मिलते हैं। तो जब ज्यादा बीज है तो हो सकता है कि भैया कि वह पका और पकने के बाद उसमें एक बीज उसी पुष्प पे गिर गया, उसी पौधे के पुष्प पे गिर गया, 2 ठो गिर गया, 10 ठो 20 ठो गिर गया, लेकिन हजारों दसों हजारों क्या लाखों में बनता है। कैनेबिस फ्लावर जो है, कैनेबिस फ्लावर में लाखों की संख्या में परागकण बनते हैं। तो वे परागकण कहाँ जाएंगे आखिर? तो वे परागकण जो है कि भाई सारे नहीं गिर जाएंगे एक ही पुष्प पे, कुछ तो उसमें बचे रहेंगे या फिर उसमें से कुछ तो जमीन पे गिरेंगे। तो वे जो हल्के जो बहुत सारे, अगर बहुत सारे अधिक मात्रा में उपस्थित है परागकण, तो जाहिर सी बात है जब हवा चलेगी तो वे परागकण उसमें से उड़ करके उसी किसी दूसरे पौधे के पुष्प के स्टैमेन के पास पहुंचने की संभावना अधिक है। इसलिए हम कहते हैं कि पहली जो परिस्थिति है कि पुष्प में परागकण का बहुत अधिक मात्रा में पाया जाना। अगर बहुत अधिक मात्रा में परागकण है तो आवश्यक परिस्थिति बन रही है कि परागकण किसी दूसरे पुष्प पे उड़ के जाएगा। दूसरा जो रीजन है कि परागकण हल्का हो और चिपकने वाला नहीं। ठीक, यानी कि लाइट वेट एंड नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन। Lightweight and non-sticky pollen grain is the characteristic feature for the anemophily pollination। ठीक है, यानी कि लाइट वेट हल्का जो परागकण है, परागकण अगर हल्का है, भारी नहीं है, तो जब परागकण भारी नहीं है तो जब हवा चलेगी भारी नहीं है तो आसानी से उड़ करके वो दूसरे पुष्प के पास चला जाएगा। लेकिन अगर वही परागकण भारी रहेगा तो वह क्या होगा कि आसानी से हवा के द्वारा उड़ा करके दूसरे स्थान पर ले नहीं जाया जा सकता है। मान लीजिए आंधी आया तो जा सकता है, लेकिन नॉर्मल विंड के द्वारा उसका जाना कोई संभव नहीं है। दूसरा, नॉन स्टिकी हो, चिपकने वाला न हो, नॉन स्टिकी हो। इसका क्या तात्पर्य है
कि अगर स्टिकी रहेगा, लसम रहेगा, उस जो प्लांट है उसके परागकण में लसम रहेगा, स्टिकी रहेगा, तो वह पॉलन ग्रेन जहां गिरेगा वहां चिपक जाएगा। या पौधे में स्टेमेन में बना तो है, स्टेमेन मैच्योर हो जाएगा, फट तो जाएगा, लेकिन वहीं पर क्या करेगा, वह चिपका हुआ रहेगा। कितनाहू हवा चलेगा चिपका हुआ रहेगा, उड़ के जाएगा नहीं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि परागकण चिपकने वाला नहीं होना चाहिए, और उसका वेट कैसा है, हल्का होना चाहिए, भार उसका हल्का होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है आपका तीसरा है वेल एक्सपोज्ड स्टैमेन। वेल एक्सपोज्ड स्टैमेन, स्टैमेन जो है स्टैमेन पूर्ण रूप से स्वतंत्र एवं खुला हुआ, स्वतंत्र एवं खुला हुआ होना चाहिए। देखिए, स्टेमेन पूर्ण रूप से स्वतंत्र एवं खुला हुआ हो। वेल एक्सपोज्ड स्टेमेन, वेल एक्सपोज्ड स्टेमेन इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉर एनिमोफिली पॉलिनेशन। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई प्लांट है, ये आपका एक पौधा है, अब ये प्लांट में एक यहाँ पर देख लीजिए, ये लीफ है, ये क्या है, लीफ है, पत्ती है आपकी। अब यहाँ पत्ती है और इसके किनारे पर, इस पत्ती के किनारे पर क्या है, आपका एक पुष्प है, यानी कि ये पत्ती है और ये पौधा पूरा है, इसका क्या है, स्टेम है, और स्टेम के किनारे पुष्प है। तो इसी पुष्प में स्टेमेन होगा और इसी स्टेमेन में पॉलन ग्रेन होंगे, यहीं पर होंगे ना। तो जब हवा चलेगी तो क्या है कि इधर से तो पत्ती रोक दिया है, पत्ती रोक दिया है, हवा चलेगी तो ऐसे पत्ती क्या करेगा, रोक देगा, इसको रोक देगा, इसके पास हवा आने ही नहीं पाएगी, तो उड़ेगा कहां से। इधर से चल रहा है तो इधर से क्या है कि पेड़ का स्टेम जो है ये रोक दिया है, यानी कि ये क्या है कि एक्सपोज नहीं है, खुला हुआ नहीं है। तो ये कैसा फ्लावर है, एक्जिलरी फ्लावर है। कैसा है, एक्जिलरी है, यानी कि कक्षस्थ है। देखिए, कक्षस्थ फ्लावर है, ये कक्षस्थ पुष्प है, यानी कि इस पत्ती के और इस स्टेम के बीच में स्थित है। तो यह हवा से जब चलेगी तो हवा से परागकण यहाँ से निकल करके उड़ नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। स्थिति कैसी होनी चाहिए कि खुला हुआ पुष्प हो, एकदम क्या हो, ऐसे ऐसे यहाँ पर पुष्प रहेगा, अगर सीधा खुला हुआ रहेगा, किसी पत्ती ढका नहीं रहेगा, तो हवा आया और इसी में क्या है, आपका स्टेमेन है, पका हुआ है, परागकण निकल करके उड़ करके चला गया। तो यही कह रहा है क्या कि स्टेमेन पूर्ण रूप से स्वतंत्र एवं खुला हुआ होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कंडीशन होना चाहिए, कंडीशन ऐसा होना चाहिए। ठीक, ये चीज हो गया। चौथा कंडीशन है कि जो स्टिग्मा हो वह बड़ा होना चाहिए, साइज उसकी क्या हो, बड़ा होना चाहिए। तो ये स्टिग्मा का आकार बड़ा हो। जैसे मान लीजिए कि फ्लावर में स्टिग्मा है, तो वहां पर आपके एंथर से क्या हुआ, स्टेमेन से पॉलन ग्रेन निकल के जा रहा है, स्टेमेन से पॉलन ग्रेन निकल के जा रहा है, आपका ये स्टेमेन है और यहाँ से पॉलन ग्रेन निकल के जा रहा है, और स्टिग्मा का है ऐसा छोटा सा आपका स्टिग्मा हो, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है आपका, और ये ओवरी है। दूसरे पुष्प के पास जा रहा है, वो छोटा सा ऐसे स्टिग्मा हो, और क्या हो कि कह रहा है लॉन्ग एंड फेदरी स्टिग्मा। ठीक है,
तो ये क्या बहुत फैला ना हो, बहुत बड़ा ना हो, छोटा सा स्टिग्मा हो, तो भाई हवा के द्वारा जा रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि हवा एकदम क्या है कि एरोप्लेन की तरह ऐसे उतरेगी, ऐसे क्या है उड़ा करके लाएगी और एकदम सराक से लैंड करेगी, जो उसका बना रहता है लैंडिंग वाला पाथ, तो लैंडिंग पाथ को एकदम उतार के ऐसे लेकर जाएगी। ऐसा तो नहीं ना कि एकदम सटीक है, दिशा दिखा रहा है। भाई हवा है, हवा चल रही है, तो हवा चल रही है, उड़ के आया तो पुष्प पे गिरा तो कोई जरूरी है तो वो चप से जाकर के बैठ जाएगा, ऐसा तो कंडीशन तो है नहीं। तो क्या है कि अगर बड़ा नहीं है, छोटा सा है, तो गिरा और गिर के क्या हुआ, छटक गया। तो ये इस कंडीशन में कैसे पॉलिनेशन हो पाएगा? पॉलिनेशन संभव नहीं हो पाएगा इस कंडीशन में। तो कैसा कंडीशन होना चाहिए? इस स्टिग्मा को कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा लंबा और थोड़ा सा फेदरी मने चौड़ा होना चाहिए। यानी कि हवा आया और गिरा भी अगर, तो छटका भी, तो छटक के जाएगा तो कितना दूर जाएगा, इसी में लड़ करके फिर आ जाएगा इसके पास। ठीक है, तो ये पॉलिनेशन ऐसे संभव हो जाएगा। यही कह रहा है, स्टिग्मा का बड़ा होना चाहिए और फेदरी होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है, बहुत टाइट ना हो, ढीला हो। 4 हो गए, नोट कर लीजिएगा इसको। 4 हो गए, ये चारों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। इसके बाद इनको मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि अगर वायु के द्वारा परागण हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि कीड़े मकोड़े से भाई पुष्प वो बच गया है, तभी ना वायु के द्वारा हो रहा है। तो इसमें जो नेक्टर ग्लैंड है वह अब्सेंट होने चाहिए। क्या है, 4 हो गया था, 5वां है। तो नेक्टर ग्लैंड जो है, नेक्टर ग्लैंड या फिर क्या है कह सकते हैं नेक्टरीज, नेक्टरीज नो पाया जाए। अब कहेंगे कि ये नेक्टर ग्लैंड क्या होते हैं? नेक्टर मतलब होता है मकरंद। क्या होता है? मकरंद। हिंदी में कहते हैं मकरंद। नेक्टरीज यानी कि मकरंद को चूसने वाले, जो मकर उसको चूसने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये मकरंद और उसको चूसने वाले न पाए जाए उस जगह पर के, तो मकरंद क्या होता है? जैसे आप गुड़हल का फूल जो है, तो गुड़हल के फूल में क्या करते हैं, ये आपका मान लीजिए कि ये आपका पुष्प है, ये गुड़हल का पुष्प है, तो इसमें ये आपका ये फ्लावर है, तो इसको क्या करते हैं आप, इसको तोड़ के अलग कर देते हैं, इसको तोड़ लेते हैं, इसको क्या है ऊपर वाला जो पेटल है इसको हटा देते हैं, पेटल को हटाते हैं। पेटल के हटाने के बाद जो है यहाँ पर क्या पाया जाता है, ये इसका ओवरी है, ओवरी है, यहाँ से निकला स्टाइल, ये स्टिग्मा है, और छोटे छोटे क्या है आपके यहाँ पर ये स्टैमेन भी निकला हुआ है। अब देखिए होता क्या है कि जब इसको हम लोग तोड़ते हैं, इन सबको भी तोड़ के अलग कर लेते हैं, तो यहाँ से जब उखाड़ते हैं इसको, तो ऐसे उखाड़ते हैं तो एक लसा पदार्थ नहीं निकलता है जिसको कुछ लोग खाते भी हैं, चूसते हैं, तो कैसा लगता है? मीठा लगता है ना। तो वो जो मीठा चीज लगता है उसी को कहते हैं मकरंद। ठीक है, तो वही मकरंद है कि जो इसमें मीठा वाला जो रस होता है पुष्पों में, अक्सर नीचे देखिएगा किसी पुष्प में सूखा रहता है और किसी किसी पुष्प में, अधिकतर पुष्पों में मकरंद पाया जाता है कि जो नीचे वाले पार्ट में थैलमस के ऊपर कुछ मीठा मीठा चीज रहता है जिससे वहां चींटियां उटियां लगती हैं। तो ये चीज उपस्थित ना हो, तो जब ये चीज नहीं पाया जाएगा तो कीड़े मकोड़े उसके पास जाएंगे नहीं भाई, चूसने के लिए ही जाते हैं ना, उसका रस ही चूसने के लिए न जाते हैं कीड़े मकोड़े। जब कीड़े मकोड़े नहीं रहेंगे तो फिर क्या है कि वो पालन ग्रहण बचा रह जाएगा। जब बचा रह जाएगा तो वायु के द्वारा परागण होना निश्चित है। दूसरा क्या है, फिर इसके बाद कि जो छठा वाला कंडीशन है कि पुष्प रंगहीन हो तथा
आकर्षक न हो। तो जब पुष्प रंगहीन होगा यानी उसके कोई कलर नहीं रहेगा, आकर्षक नहीं रहेगा, तो कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई पक्षी, कोई जानवर, कोई मनुष्य उसके पास जाएगा नहीं, तो उसका जो पॉलन ग्रेन है बचा ही रहेगा। इन सब चीजों से जब बच जाएगा तो पॉलन ग्रेन बचा है, तो जब पॉलन ग्रेन बचा रहेगा तभी उसके पकड़ने पर हवा चलेगी, परागकण उड़ करके दूसरे पुष्प के पास जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सातवां अगर कंडीशन देख लिया जाए तो जो पुष्प है इनफ्लोरोसेंस, जो पुष्प क्रम है, तो उसमें क्या है, पुष्प आपका बंद रहे, पूरा पुष्प क्या रहे, बंद रहे। तो यह भी एक क्या है कि उसके लिए यानी कि एनिमोफिली के लिए एक आवश्यक परिस्थिति उत्पन्न होती है। ठीक, तो ये लगभग कंडीशन हो गए कि एनिमोफिली किन परिस्थितियों में होगा, वायु के द्वारा परागण किस परिस्थितियों में होगा। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल यानी कि किन किन पुष्पों में, किन किन पौधों के पुष्पों में वायु के द्वारा परागण होता है। तो वायु के द्वारा परागण अक्सर किसमें होता है, ग्रासेज में होता है। ग्रासेज, ग्रास यानी कि घास में होता है। फिर किसमें होता है, मक्के में होता है। मक्का, मक्का यानी कि मेज, इसमें भी क्या होता है, परागण किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा परागण होता है। ठीक है। और किसमें होता है, घास में होता है। फिर आप लोग जो छोटा परागकण की बात करेंगे तो गेहूं जो है, व्हीट, इसमें भी होता है। इसमें इनफ्लोरोसेंस क्या होता है, पैक्ड होता है, पैक्ड इनफ्लोरोसेंस पाया जाता है। तो ये क्या है, व्हीट में भी परागण किसके कारण होता है, ये हवा के द्वारा होता है। ठीक। शुगर केन, शुगर केन, गन्ने में भी परागण उसी के कारण होता है। ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है, बाम्बू, बांस में। ठीक। तो ये सारी क्या है, एग्जाम्पल्स है आपका कि ये एग्जाम्पल्स है कि वायु परागण इनमें होता है। ये चीज हो गया आपका, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं एजेंट या एजेंसी फॉर पॉलिनेशन में। नेक्स्ट है आपका दूसरा वाला, ये बायोटिक कंपोनेंट में ही दूसरा वाला क्या था आपका, हाइड्रोफिली। तो हाइड्रोफिली यानी कि किसे कहते हैं हाइड्रोफिली, पॉलिनेशन बाई वाटर, यानी कि पानी के द्वारा क्या हो, परागण हो। पानी के द्वारा परागण हो तो वो क्या कहलाएगा, प्रक्रिया हाइड्रोफिली कहलाएगी। वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, हाइड्रोफिली कहलाएगी, जब पानी के द्वारा परागण होगा। ठीक है। तो पानी के द्वारा परागण जो होता है यह भी ये दो प्रकार से, इसमें भी कंडीशन अगर कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका देखेंगे कि हाइड्रोफिली के लिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, तो इसमें भी वही कंडीशन आपके उत्पन्न होते हैं कि उसमें नेक्टर ग्लैंड उपस्थित न हो, उसके बाद क्या है, पुष्प रंगीन न हो, पुष्प आकर्षक न हो, यही सारे कंडीशन उत्पन्न होते हैं। तो पुष्प क्या हो कि परागकण जो हो बहुत भारी न हो, हल्का हो, थोड़ा लाइट वेट का हो, तो ये सब कंडीशन उत्पन्न होते हैं। इसके लिए भी सेम कंडीशन है, इसलिए इसको बहुत नहीं बता रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक इसमें। तो पॉलिनेशन बाय वाटर, तो वाटर के द्वारा पॉलिनेशन जो होता है दो कंडीशन उत्पन्न होता है। इसमें कौन कौन से दो कंडीशन है, एक कंडीशन ऐसा बन जाए कि पॉलिनेशन जो है वह, मान लीजिए कि अगर आपका कोई तालाब है, पोखरा है, नदी है, कुछ भी है, तो ये मान लीजिए आपका तालाब, पोखरा या नदी ये कुछ भी है, तो पॉलिनेशन अगर हो तो एक कंडीशन ये उत्पन्न हो जाए, ये इसका तली है। ठीक है। एक कंडीशन ये होता है कि पॉलिनेशन यहीं पर हो जाए, इसके सरफेस पे हो जाए, ऊपर हो जाए। ठीक है।
ऊपर ऊपर पॉलिनेशन हो जाए, यानी परागकण यहाँ ऊपर से ही निकले और ऊपर ही स्टिग्मा के पास पहुंच जाए। दूसरा कंडीशन यह होता है कि पानी के अंदर हो पॉलिनेशन, यानी कि एक ऊपर न पानी के अंदर ये कहीं बह रहा है परागकण और बह करके यहाँ पर कहीं स्टिग्मा है, इसके पास जा करके उसको निषेचित कर दिया। तो ये दो कंडीशन हो रहे हैं। तो दो कंडीशन में ये क्या है कि अलग अलग इनको पढ़ना है हमें। तो पहला जो कंडीशन है उसे कहते हैं ईपी हाइड्रोफिली, और दूसरा जो कंडीशन है उसे कहते हैं हम लोग, पहला है ईपी हाइड्रोफिली। पहले ईपी क्या है? ईपी हाइड्रोफिली का मतलब क्या होता है? इसमें जो परागण होगा, इसमें परागण क्या होगा? वह पानी के सतह पर होगा। इसमें परागण कहाँ होगा? पानी के सतह पर होगा, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। कहाँ होगा? पॉलिनेशन अकर होगा कहाँ पर? ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी के सतह पर परागण होगा। जब परागण पानी के सतह पर होगा तो उस प्रक्रिया को कहेंगे ईपी हाइड्रोफिली। अगर परागण पानी के सतह पर नहीं होगा, सतह के नीचे कहीं पे हुआ, तो उसको अगर इस तरह से हुआ तो उसको हम लोग कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। क्या कहते हैं? हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है, दो चीजें हैं। तो ये क्या है? ऑन द सरफेस ऑफ वाटर है, और ये क्या है? बिलो, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, यानी पानी के सतह के नीचे। अगर परागण पानी के सतह के नीचे हो रहा है तो परागण की उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाइपोहाइड्रोफिली। अगर परागण पानी के सतह पर हो रहा है तो उसे कहते हैं हम लोग ईपी हाइड्रोफिली। ये क्या है? हाइड्रोफिली के दो प्रकार हैं। ठीक है, तो अब ये जो दोनों प्रकार हैं आपके, ईपी हाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली, इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे डिटेल में एग्जांपल्स के साथ। तब तक आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नोट करके इसको याद करने की, सारे नेम को याद करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।